इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक क्या अहम सफारती जो शख्सियात हैं और आला हुक्काम हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और 22 सितंबर से इन ममालिक के सरबराहान और वज़राए ख़ारजा भी न्यूयॉर्क पहुँचना शुरू हो जाएंगे। इस तमाम सरगर्मी के दौरान हर किसी की मरकज़ निगाह और बहस मसला फ़लस्तीन और इसराइल की ख़ित्ते में बढ़ती हुई बदमाशी है। इसराइल के दोहा हालिया हमले के बाद कल अक़वाम मुत्तहिदा में इस हमले की मज़म्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर हुई है। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अहम तरीन करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत 142 ममालिक ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया है, जबकि अमरीका, इसराइल समेत 10 ममालिक ने मुखालफत की है। करारदाद में हमास को गैर मुसल्लह करके इक़्तिदार से हटाए जाने और अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल किए जाने का लाहे अमल भी शामिल है। करारदाद में गज़ा में शहरियों पर हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और भूख के बाइस बनने वाले इसराइली हमलों की मज़म्मत की गई है। साथ ही 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों की भी मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि गज़ा की जंग को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। ये ऐलान नाज़रीन जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और फ़लस्तीन ने की थी। फ़लस्तीनी सदर के नाइब हुसैन अल शेख ने 2 रियासती हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का खैर मक़दम किया है। अगले 10 दिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 22 सितंबर तक फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, बरतानिया समेत 12 ममालिक हैं जो फ़लस्तीन को तस्लीम कर सकते हैं, जिसका ऑलरेडी ऐलान भी किया जा चुका है। इस वक्त नाज़रीन अमेरिका और इसराइल पूरी तरह से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2 रोज़ बाद दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें ये तय किया जाना है कि कतर पर इसराइली हमले का जवाब किस तरह दिया जाएगा। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी इस इजलास में शरीक होंगे। इस इजलास में फ़ैसले क्या होते हैं और अरब ममालिक दोहा पर इसराइली हमले के जवाब में हिकमत अमली क्या इख्तियार करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ये देखना होगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मेहमानों में सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी इजाज़त से सर ज़रा आसिम इफ्तिखार साहब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रा उनसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। सबसे पहले सर ये फरमाइए, कल कौमी सलामती काउंसिल इजलास में इसराइली मंदूब और आपके दरमियान तल्ख कलामी हुई और जिस तरह से आपने पाकिस्तान का भरपूर दफा किया, जिस तरह से आपने बाकायदा उन्हें बैक फुट पर धकेला, बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ा इस सारी सिचुएशन से इसराइल को। सर ये पाकिस्तान, आई वुड लाइक टू से कि हमने इंटरनेशनल फोरम्स पर हमेशा जो पोजीशंस लिए हैं वो दे आर पोजीशंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। सो मेरा ख्याल है जब भी आप इस किस्म की अप्रोच रखते हैं, इस किस्म की पोजीशंस लेते हैं जो कि यूएन की, सिक्योरिटी काउंसिल की, जनरल असेंबली की जो करारदादें हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आप उनकी अक्कासी करते हैं तो देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू विल हैव सपोर्ट। सो वी हैव traditionally we have maintained those principles as part of Pakistan's positions and at the United Nations, and we will continue to do that. सर, पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया की कोशिशों की बदौलत कल का जो इजलास हुआ और इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हुई मुमकिन करवा सके हम, लेकिन सलामती काउंसिल का जो बयान आया उसमें इसराइल का नाम नहीं है, सिर्फ कतर पर हमले की मजम्मत की गई है। तो ये अमेरिका की ईमा पर सर नाम शामिल नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है हमेशा इस तरह के मामलात में अमेरिका जो है वो इसराइल को के खिलाफ कोई करारदाद हो वो वीटो करवा देता है। देखिए, ये एक पिछले कुछ महीनों से और बल्कि आप तकरीबन 2 साल ही कह लें, जब से गाजा का इशू स्टार्ट हुआ है, तो इट इज़ वेरी एविडेंट दैट Israel is being shielded in the Security Council, and that is the reason that it has been emboldened also. So it's a reality, we have to face it. उसको चेंज करने के लिए हम कोशिशें
जारी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के जो बाकी मेंबरान हैं वो बावर कराने की कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्ट करने की जरूरत है, बट स्टिल देयर इज रिलक्टेंस। सो दैट इज अ रियलिटी। लेकिन इसमें एक अहम चीज, एक अहम पेशरफ्त जो परसों के इजलास में हुई और उससे पहले जो बातचीत जारी थी, जब इसराइल ने दोहा पर ये स्ट्राइक्स की, कि इसकी मजम्मत सिक्योरिटी काउंसिल को करनी चाहिए। और फिर एक स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी और इवेंचुअली उसमें उसको कंडेम किया गया। आपने सही कहा कि उसमें उसका नाम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है नाम होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक को पता है कि ये कंडेमनेशन किसकी की गई है। जी। और ये काफी अरसे के बाद सिक्योरिटी काउंसिल से कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है जिसमें वाज़े तौर पर ये कॉन्डेमनेशन की गई है। सो आई वुड से दैट दिस इज अ शिफ्ट एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। जी। स्टिल एज यू वुड हैव नोटेड, हमने अपनी स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि ये जो कॉन्डेमनेशन है ये शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर, और इसमें और भी बहुत चीजें हैं जो डाली जा सकती थी लेकिन वो नहीं है। लेकिन डिस्पाइट दैट, जी। क्योंकि 15 मेंबर्स ने इसको एग्री किया है और 15 मेंबर्स ने इसको कंडेम किया है और 15 मेंबर्स ने ये भी कहा कि हम जो सालसी की जो कोशिशें थी, जो कतर दोहा में जो कतर, अमेरिका और मिस्र की फैसिलिटेशन से हो रही थी, उसको सपोर्ट करते हैं। सो दैट मीन्स कि जो इजराइल का जो मंदूब जो वहां पे बैठकर ये बता रहे थे कि जी उन्होंने जो एक्शन लिया है वो बड़ा जस्टिफाइड है और उन्होंने टेररिस्ट को टारगेट किया है, वो दैट इज ऑल नेगेटेड बाय दिस स्टेटमेंट। सो दैट्स व्हाई हमने ये उसको सिक्योरिटी काउंसिल में बैठकर उस पूरी स्टेटमेंट को पढ़कर भी सुना दिया, क्योंकि मैं आपको ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, जी। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की मुख्तलिफ किस्म की जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो रेजोल्यूशन होती है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एन आउटकम फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल, फिर एक प्रेस स्टेटमेंट होती है और एक प्रेस स्टेटमेंट होती है। सो दिस इज ए प्रेस स्टेटमेंट। जी, आपने कहा ये बड़ा शिफ्ट है सर, उसके साथ साथ ये वाकई एक बड़ी कामयाबी भी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ये जो नाम निकाला गया था या नहीं था उस रेजोल्यूशन में इसराइल का, ये अमेरिका की ईमा पर नहीं था सर। देखिए, ये जो जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो प्रेस स्टेटमेंट होती है इसको हमें कंसेंसस से एग्री करना पड़ता है। तो 15 मेंबर्स किसी चीज पे एग्री करेंगे तो वो स्टेटमेंट फिर एग्री होगी। ये रेजोल्यूशन नहीं है, रेजोल्यूशन के ऊपर आप वोट भी करा सकते हैं, जिसको आप 14-9 वोट आपको पॉजिटिव मिल जाएं और वीटो ना हो तो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो जाती है। सो यू कैन फोर्स अ रेजोल्यूशन बट यू कैन नॉट फोर्स ए प्रेस स्टेटमेंट और अ प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट। सो इसमें मुख्तलिफ ममालिक की पोजिशंस होती हैं जिसको आपको अकोमोडेट करना होता है और फिर एंड में आपको यू हैव टू कम टू एन एग्रीमेंट। सो इसमें एंड में कॉम्प्रोमाइज यही था, इसके अंदर नाम नहीं डल सक रहा था जो कि डलना चाहिए था। But still, we think that this is a positive movement. At least Security Council has condemned these strikes, and everyone knows who carried out those strikes. So that is why I was explaining कि क्योंकि ये press statement सिर्फ एक इशू हो जाती है और सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट पर लग जाती है, सो वी थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट कि उसको उस मीटिंग के दौरान हम उसको पढ़कर सुनाएं कि उसमें ये लिखा हुआ है, ताकि ये क्लियर हो कि जो इजराइल के जो एम्बेसडर जो वहां पे बैठकर जो अपना बयानिया दे रहे थे वो, और जो सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी मेंबरान जो पोजीशन बयान कर रहे थे, वो दे वर टोटली डाइवर्जेंट। और सर अपनी पोजीशन इसराइल ने भी बड़ी वाजे की है और वो दूसरे मुस्लिम ममालिक के हवाले से भी अपने इरादे वाजे कर रहा है, जिसके बाद एक आम तासुर ये बन रहा है कि शायद खुदा न खास्ता सऊदी अरब पर या तुर्किया पर भी हमला कर सकता है। तो इन हालात में फिर पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि सब जानते हैं इसराइल को पाकिस्तान से कितना बड़ा मसला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जो पोजीशंस हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, खासतौर पे पैलेस्टाइन के इशू पे, ये हमारी जो जिस तरह कश्मीर पर पोजीशन है उसी की अक्कासी करती हैं। हम सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंटरनेशनल लॉ, यूएन रेजोल्यूशंस, हम इन तमाम चीजों की बेसिस पे अपनी पोजीशंस लेते हैं। वी आर नॉट इन एन एडवर्सेरियल रिलेशनशिप with any country, so that is one thing which is clear. But the second thing is
कि जो जिस तरीके से इजराइल एक्ट कर रहा है उस पूरे रीजन में, सो यू लुकिंग एट द होल सिचुएशन कि ये सिर्फ गाजा नहीं है, ये सिर्फ पैलेस्टाइन नहीं है, वो जारी है तो लेबनान में भी है, वो सीरिया में भी है, वो यमन में भी है, ईरान पे भी किया, अब उन्होंने यहाँ कतर में किया. सो आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट इश्यूज. और जो दोहा में अब ये इमरजेंसी ओआईसी और अरब समिट जो परसों होगा, जिसमें वजीर आजम दोबारा दोहा तशरीफ लेकर जाएंगे, जी और उससे पहले कल वज़राए ख़ारजा का इजलास होगा. सो आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट एनीथिंग, बट आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स विल बी सीरियसली कंसिडर्ड इन दिस समिट. सर, जिस इजलास की आप बात करें, क्या ये दोहा इजलास में क्योंकि कतर ने पहले ही कहा था कि हम जवाब देने का फैसला हक महफूज रखते हैं, तो क्या कोई जवाबी कार्रवाई का फैसला भी हो सकता है? पाकिस्तान क्या सजेस्ट करेगा सर? कंप्लीट and very clear demonstration of unity among the OIC and Arab countries. There should be a recognition that this is a very serious issue and that we need to respond with clarity, with conviction, and with strength. So there are many different ways in which this united regional OIC Arab response can be manifested, and we will discuss all possibilities, I believe, during this summit. And मेरा ये उम्मीद है कि इसके जो आउटकम होगा, it will be forceful, it will be effective, and it will be a united response. सर, कल एक और भी बड़ी अचीवमेंट यूएनजीए में जिस तरह से फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद, इसकी भारी अक्सरियत की तौसीक हुई है इसमें, और अमेरिका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने इसकी मुखालिफत की है, लेकिन जो 142 ममालिक हैं उन्होंने इसके हक में वोट दिया है. तो क्या आपको लगता है मुमकिन हो पाएगा, हल की तरफ जा पाएगा ये मामला? इस करारदाद का और ये जो 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस थी, जिसका टाइटल ही ये है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2 स्टेट सोल्यूशन. सो ये करारदाद जो बैनुल अक़वामी बरादरी की जो एक एक्सपेक्टेशन है और जो एक इवॉल्विंग कंसेंसस है कि जो मशरिक़ वस्ता में जो साल से दहाइयों से जो अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें हैं, उसमें जो मेन रुकावट है जो वो फ़लस्तीन का मसला है. तो जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा, तब तक यू कैन नॉट हैव ड्यूरेबल पीस एंड सिक्योरिटी इन द मिडल ईस्ट. सो दिस इज a manifestation of the expectation from the international community that we have to move forward on this. So यही होगा तो फिर you can talk about an end to the conflict, better future for all the people, for the countries in that region. So हम उसको support करते हैं और इसको majority वोट के साथ ये approve हुई. लेकिन सैडली इसमें क्योंकि वन ऑफ द पार्टीज इज इजराइल, उसने इसको सपोर्ट नहीं, पूरी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, आपको याद होगा. जी सर, इसी रेजोल्यूशन में हमास के किरदार के हवाले से कहा गया है कि उनका कोई किरदार नहीं होगा फर्स्ट. सेकेंडली, उनसे हथियार डालने का भी कहा गया है. ये वाजे कर दीजिए जरा कि इसमें पाकिस्तान के स्टांस, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है हमास? देखिए, हमारा पाकिस्तान का जो फलस्तीन के ऊपर जो पोजीशन है वो इट इज गाइडेड बाय द रेजोल्यूशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, द अरब पीस इनिशिएटिव, ओआईसी एंड अरब पोजीशंस. और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल. और ये जो डिक्लेरेशन है, इसको ओआईसी और अरब ग्रुप्स ने भी एंडोर्स किया है. सो हमारी पॉलिसी इज इन सपोर्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल. जो फलस्तीनी अवाम चाहते हैं, जो वो फैसले करते हैं, वो हम सपोर्ट करते हैं. सो वी आर नॉट फॉर
support of one faction or the other among the Palestinians, recognize कि Palestinian Authority are the representatives. सर वैसे तो ये जो दो रियासती हल है ये फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन अगर इसी करारदाद की रूह से देखा जाए, अगर इस पर अमल हो जाता है तो फिर अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ हालात को नॉर्मलाइज करेंगे। पाकिस्तान उस वक्त कहाँ खड़ा होगा? इसमें पहला स्टेप तो ये है कि पैलेस्टीनियन स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट होनी है। पैलेस्टीनियन स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी फुल यूएन मेंबरशिप की बात है जो कि होनी है, एंड देन देयर विल बी फर्दर स्टेप्स, सो इट विल बी अ स्टेप वाइज प्रोसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसिम इफ्तिखार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक तरफ फ़लस्तीन का मामला है जिस पर पाकिस्तान ने अपना स्टैंड लिया हुआ है, कल जो कुछ हुआ, अब दोहा में जो कुछ होने जा रहा है, इस पर डिस्कशन हो रही थी।